बट लेट अस अज्यूम कि आपको एक क्लाइंट आया और बोलेगा कि ये लीजिए 1 लाख रुपया, दिस इज योर एडवांस ऑफ ऑडिट फीस। तो क्वेश्चन कम्स इज, क्या मैं ये 1 लाख रुपए के लिए मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जब हम सेक्शन 16 पढ़ते हैं, उसमें 16(2)(b) में दे राइट दैट आई एम एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी ओनली व्हेन आई हैव रिसीव्ड गुड्स और रिसीव्ड सर्विसेज और बोथ। तो अगर मैं गुड्स नहीं मिला मुझे, या अगर मुझे सर्विसेज नहीं मिला, तो मैं आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन सेक्शन। आपको इसे याद रखना पड़ेगा। देन लेट अस गो टू अदर साइड। ये हमने रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू जब आप देखेंगे, इधर बोलता है देयर इज एन एक्सप्लेनेशन हियर, दिस इज फॉर अ सप्लायर। अगर नाउ दिस ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एडवांसेस। जैसा मान के चलिएगा कि अगर आपका क्लाइंट जो है आपको ऑडिट के लिए पेमेंट एडवांस में देता है, इन रियलिटी नेवर हैपेंस, बट लेट अस अज्यूम कि आपको एक क्लाइंट आया और बोलेगा कि ये लीजिए 1 लाख रुपया, दिस इज योर एडवांस ऑफ ऑडिट फीस। तो क्वेश्चन कम्स इज, क्या मैं ये 1 लाख रुपए के लिए मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा सर। लेकिन जब हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं, so section 7 clearly says that what is supply basically they say that it is made or agreed to be made। तो और 9 भी जब पढ़ूंगा, it says that on when you make a supply you are supposed to pay the tax। तो जब मैं एडवांस लूं, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मैंने सप्लाई किया? नहीं, ऑडिट तो मैं अगले साल ही करूंगा। तो अगर मुझे मार्च में क्लाइंट ने 1 लाख लाके दिया भी, सो कैन आई से दैट मैंने सप्लाई किया? आई हैव ओनली रिसीव्ड एडवांस। सो दैट इज वेयर टू ब्रिंग दैट, आप अगर एडवांस भी लो, एक डीमिंग फिक्शन डाल दिया है सेक्शन 13 के अंदर, जो कहता है कि इवन इन रियलिटी यू हैव नॉट मेड द सप्लाई। वो सप्लाई सिर्फ सितंबर में होगा, लेकिन देयर इज अ डीमिंग फिक्शन। वो बोलता है द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस और एज द केस में बी पेमेंट। तो अगर आपको पेमेंट आए, अगर आप सप्लाई कीजिए या ना कीजिए, स्टिल यू आर सपोज टू पे जीएसटी, क्योंकि डीमिंग फिक्शन ये बोलता है कि इट इज डीम्ड टू हैव बीन मेड। मान के चलिएगा आपको 1 लाख आया और आपने उसके ऊपर इनवॉइस भी क्लाइंट को इशू कर दिया। इनवॉइस भी आया, आपने जीएसटीआर 1 में भी उसे भरा, वो क्लाइंट का जीएसटीआर 2 भी में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हियर द लॉ सेज दैट टू द एक्सटेंट आपने जितना एडवांस लिया है, जितना आपने इनवॉइस इशू किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट सप्लाई इज डीम्ड टू बी मेड। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन द रेसिपिएंट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्या रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है एडवांस के बेसिस? यस। इश्यू ऑफ इनवॉइस के बेसिस पे ले सकता नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट ऑफ सर्विस भी होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस तो मिला नहीं उसको, नहीं ले सकते। बट हियर देयर इज अ डीमिंग फिक्शन। वो बोलता है कि सप्लाई हैज बीन मेड। जो यहाँ डीमिंग फिक्शन आप देख रहे हैं ना, वहां जो 7 में लिखा है ना कि एग्रीड टू बी मेड, जो एग्रीड टू बी मेड है वो बहुत व्यापक शब्द है, वहां पे इस चीज को कवर हो जाता है सेक्शन 7 का सप्लाई। हाँ, लेकिन हमको कब मिलेगा? वो जो 16(2) की जो कंडीशन में जो लिख रहा है कि गुड्स और सर्विस हमको दोनों में से वो रिसीव हो जानी चाहिए, तभी मिलेगा। सेम वर्डिंग हैज टू बी रिप्लेस ओवर देयर इन सेक्शन 16 आल्सो। वहां जो डीमिंग प्रोविजन कवर हो जा रहा है एग्रीड टू बी मेड से, ये मेरा थॉट है। हाँ देखिए, सेक्शन 16 डज नॉट गिव एनी representation of deeming provisions. It clearly talks only of services. Okay. All the answers are correct. The only one thing is, A agreed to be made में भी नहीं आता है। इसमें जब मैं सेक्शन 13 पढ़ूं, जनरली आप देखें तो इट इज एग्रीड टू बी मेड। आई एग्री राजेश जी जो बोल रहे हैं, लेकिन जब आप सेक्शन 13 पढ़ते हो तो वो सेज दैट इट इज सप्लाई इज डीम्ड टू बी मेड। वो ये नहीं बोलता है कि सप्लाई इज डीम्ड टू बी एग्रीड टू बी मेड, नहीं, वो बोलता है कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि सप्लाई है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरप्रेटिंग डीमिंग फिक्शन। जब भी हम डीमिंग फिक्शन पढ़ते हैं, द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सेज द डीमिंग फिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू दैट सेक्शन और सबसेक्शन। इट हैज नो प्लेस आउटसाइड दैट सेक्शन। अगर सेक्शन 13 में ऐसा बोल दिया जाए कि आपने एडवांस लिया, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने सप्लाई किया है, तो वो सिर्फ सेक्शन 13 के लिए ही अप्लाई है। So the scope of section 13 cannot be extended to section 16। तो जब भी आप कानून में डीमिंग सेक्शन पढ़ते हैं, जब भी किधर भी हो,
तो उसका जो भी इंपैक्ट है वो सिर्फ उसी सेक्शन या सबसेक्शन के अंदर बैठेगा, वो कभी भी उसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सो अगर आपको इनकम टैक्स में भी याद हो तो अगेन आई नो इट इज अ जीएसटी फोरम बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग वन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक डिप्रिशिएबल एसेट है और मैं उसे बेचूं, लेट अस से दैट आई परचेज अ डिप्रिशिएबल एसेट इन द ईयर 2020 और 4 साल बाद मैं उसे बेच दूं, तो इनकम टैक्स बोलता है कि अगर वो डिप्रिशिएबल एसेट है तो उसका गेन जो आता है इट विल बी डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो एक तरफ बोलता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, क्या मैं वो पैसे को 54F में डाल सकता हूं जो मुझे कैपिटल गेन का एग्जम्पशन चाहिए? क्योंकि जब मैं 54F पढ़ता हूं इट सेज दैट गेन अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डिप्रिशिएबल एसेट को भी सेल कर दूं, क्या उसका पैसा भी मैं 54F में डाल सकता हूं? द केस लॉ सेज यस, बिकॉज डीमिंग फिक्शन इज ओनली टू अराइव एट द टैक्स रेट कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए या शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लेकिन वो 54F के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा। So this is how you are supposed to read. GST law में there are around 50 situations where this deeming fiction comes. There are around 10-15 places very interestingly that deeming fiction has been used. So मैं मेंबर से यही बोलूंगा कि आप आज वो deeming fiction ढूंढिए GST और आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो वही सेक्शन को लागू होता है या उसका एप्लीकेबिलिटी बाहर भी हो सकता है। Now, sir, do I have time to take one more small topic or should I continue in different classes? अविनेश जी, हाँ बताइए मेंबर्स। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो 13 है ना वो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए लागू होता है, करेक्ट? Yes, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई कब लागू होगी? जब सप्लाई होगा तब। yes, इसीलिए यहाँ पे यह डीलिंग प्रोविजन रखा गया, क्योंकि सप्लाई तो हुई नहीं और मुझे पैसा मिल गया, तो इस पे मैं टैक्स की लायबिलिटी कैसे बनाऊं? yes. इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई में डीलिंग प्रोविजन आया। अदरवाइज जब तक 7 नहीं लागू होगा 13 नहीं लागू होगा। Correct. अच्छा एक सवाल और है, इसमें लिखा हुआ फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, तो ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आउटसाइड जाएगा नहीं हाँ, एक्सप्लेनेशन में। लेकिन बाई चांस ये फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए एंड बी नहीं लिखा होता, सिर्फ क्लॉज आई शुरू होता और वहां पर क्योंकि डीमिंग फिक्शन है तो क्या ऑटोमेटिकली दिस सिंस डीमिंग फिक्शन है इसलिए कहीं और नहीं जाएगा? yes. तो डीमिंग फिक्शन सिर्फ वही सेक्शन में बैठता है, कभी कभी भी किसी हालत में वो बाहर जा ही नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि डीमिंग फिक्शन बाहर नहीं जा सकता है, तो फिर ये फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए एंड बी लिखने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब दो चीजें दो बार लिखी गई, फॉर द पर्पसेस भी लिख दी गई और डीमिंग का मतलब ही होता है कि कहीं बाहर नहीं जा सकता है। तो ये किसी कोर्ट ने कोई इंटरप्रिटेशन डीमिंग फिक्शन को कैसे इंटरप्रेट करना है, कहीं कुछ लिखा हुआ है? हाँ, मैं केस लॉस ग्रुप में शेयर करूंगा सर। ये क्यों ए और बी लिखा है? क्योंकि डीमिंग फिक्शन दो तरफ का आ सकता है। वन इज दे विल पुट डीमिंग फिक्शन इन सबसेक्शन होंगे, या डीमिंग फिक्शन कभी कभार एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी आ सकता है। जब भी एक्सप्लेनेशन आता है एट एवरी टाइम दे विल से दैट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है वो दे विल राइट एट द वेरी बॉटम, देन देयर इज अ कंफ्यूजन कि ए whether it is applicable to A, B and C, yeah, it is only applicable to A and B. So that is where whenever there is an explanation, it always will say for the purpose of this section, yeah, for the purpose of clause A and B. So this is when it is in terms of explanation. लेकिन our understanding of how do we interpret deeming fiction will hold good even if it is, अगर वो सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है कि a deeming it is deemed to be so and so, तो वो वही सेक्शन के लिए लागू होता है। ठीक है, कॉमन सेंस भी यही कहता है। I will share couple of judgments in the group also. Deeming fiction क्या कैसे पढ़े? एक और टॉपिक लूँ सर या shall we call it for the day? हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? ले लो सर, ले लो, आई एम कंफर्टेबल। ठीक ले है, लो। प्लीज। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग जो हमें पढ़ना है that is in relation to section 93. Now section 93 is a very unique section that is special provisions regarding liability to pay the tax. So 93 ये बोलता है कि if a person dies, what happens to his tax liability? So whether you can collect it from his legal heir or whether you cannot collect it from his legal heir. ठीक है, so 93(1) में there are two possibilities, A or B. 93 clearly starts and says that save as otherwise provided in IBC. तो अगर IBC में a matter if it is there, then this 93 will go out. Okay, लेकिन let us not get into that. We'll only start from here, where a person liable to pay the tax, interest or penalty under this act dies.
सो फर्स्ट ए होना चाहिए कि द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स इज डेड। देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ए क्या बोलता है कि जिसका बिजनेस है वो क्या है, द बिजनेस इज कंटिन्यूड, कोई और वो बिजनेस को कंटिन्यू करता है तो वो ए के अंदर आएगा। देन बी पॉसिबिलिटी इज दैट द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, तो वो क्लॉज बी के अंदर आएगा। देन दे से दैट नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कब टैक्स डिटरमिन होना चाहिए। अगर देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज दैट जब वो आदमी जिंदा था तभी उसको नोटिस इश्यू हुआ था, तभी उसका ऑर्डर भी पास हो चुका था, तो सेक्शन 93 will not come into picture at all because only recovery will go into 93 will not come into picture. Second possibility is जब वो आदमी जिंदा था तब उसको शो कॉज नोटिस इशू किया है लेकिन वो आदमी बीच में मर गया है। देन द क्वेश्चन इज कैन ऑर्डर बी कंफर्म्ड या अ फ्रेश शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए। तो फ्रेश नोटिस इशू होंगे। फ्रेश नोटिस इशू होना चाहिए, ठीक है। नाउ दे विल से दैट whether such tax interest has been determined before his death। देखिए इधर बोलते हैं कि डिटरमिन जब होता है जब आप शो कॉज नोटिस इशू करें या ऑर्डर पास करें, तो अगर टैक्स हैज बीन डिटरमिन्ड बिफोर हिज डेथ और वेदर इट इज डिटरमाइंड आफ्टर हिज डेथ, दोनों सिचुएशन को वो लोगों ने कवर किया। बट नाउ माय क्वेश्चन इज कैन द डिपार्टमेंट ऑफिसर इशू अ नोटिस टू द फैमिली मेंबर? इफ यस, अंडर व्हाट सेक्शन ही कैन इशू? 93 तो ये बोलता है कि हाँ आपको डिटरमिन आप कर सकते हो या पहले या डेथ के बाद भी कर सकते हो। वी एग्री कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आप 93 में शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हो? नहीं, 93 में एससीएन आप नहीं इशू कर सकते। डिटर्मिनेशन का मतलब इट हैज टू बी डिटरमाइंड अंडर 73 74 ओनली, करेक्ट? सो हमारा सवाल सिर्फ यही है कि 73 74 का नोटिस क्या आप लीगल हेयर के और लीगल हेयर के ऊपर आप क्या इशू कर सकते हो? क्योंकि आई विल जस्ट टेक टू 70, क्योंकि सेक्शन 73 अगर आप मान के चलेगा कि 73 का नोटिस आएगा, so 73 says that where it appears to proper officer that any tax has not been paid, short paid or so and so, he shall serve a notice on the person chargeable with tax। हाँ इतना है, सिर्फ यही टर्म को हमें पढ़ना है कि वो सिर्फ किसके ऊपर नोटिस इशू कर सकता है, shall serve the notice on the person chargeable with tax। अगर मान के चलिएगा एग्जाम के लिए there is अमिताभ बच्चन, there is अभिषेक बच्चन, okay, now let us say if for some reason if Amitabh Bachchan is no more, can Abhishek Bachchan be a person chargeable with tax? Then section 93 allows this। 93 बोलता है हाँ डिटरमिन कर सकते हो आप, लेकिन डिटरमिन हम कैसे करेंगे 73 74 के नीचे? So wording of 73 is restricted to आप सिर्फ उसी आदमी के ऊपर इशू कर सकते हैं, the person who is chargeable with tax। No, 93 does not mean charge the tax to person who has died. There is representative legal heirs is not be chargeable to tax. सेक्शन 93 एक बार दोबारा पढ़े। नहीं चार्जेबल भी टैक्स बनेगा। चार्जेबल ये बोलता है कि चार्जेबल टू टैक्स कौन बनेगा? तो लीगल हेयर बनेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी कंडीशंस ये है, अगर उसकी प्रॉपर्टी या उसके जो भी है अगर वो यूज कर रहा हो, जो भी लीगल हेयर, सपोज करो कि अमिताभ बच्चन के 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे में जो एक बच्चा उसके उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हो, वो चार्जेबल विद टैक्स होगा। लेकिन चार्जेबल विद टैक्स तो हो गया, लेकिन चार्जेबल विद टैक्स की रिकवरी के लिए उसको 73 74 में जाना पड़ेगा। लेकिन 73 74 में वो तब तक नहीं जा सकता जब तक आप उसको रजिस्टर्ड पर्सन न बना दे। तो उसके लिए उसे वो टेम्प आईडी एक जनरेट करनी पड़ेगी और जनरेट करने के बाद उस पे उसे 73 74 की नोटिस सर्व करनी पड़ेगी, तब वो आगे कार्रवाई होगी। नहीं, वो तो बात अवनेश जी है 93 liable to pay tax doesn't it mean that it is chargeable to tax? So that is जो रिकवरी का जो सेक्शन है वहां वो कह रहा है कि हम किससे रिकवर करेंगे, हम किससे रिकवर करेंगे। तो वहां पे क्वेश्चन सर आपने क्या बोला? लायबल टू पे टैक्स। अन्वेष प्लीज हाईलाइट दैट, लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, लायबल टू पे टैक्स। फिर आपने कुछ बोला सर, बहुत बढ़िया कुछ बोला। मतलब लायबल टू पे टैक्स डज इट मीन दैट इट इज चार्जेबल टू टैक्स? हाँ, चार्जेबल टू टैक्स तो वो होता है सर जो इनवाइस पे हम लिख करके चार्ज करते हैं, दैट इज द चार्जेबल टू टैक्स। चार्ज तो सेक्शन से होता है, चार्जेबिलिटी चार्ज वो इनवाइस के थ्रू ही तो होता है। सेक्शन में क्या होता है, इनवाइस होती है, इनवाइस ही तो होता है। 93 चार्जेबिलिटी क्रिएट करता है लीगल हेयर के ऊपर।
liable to pay tax and chargeable to tax, in my opinion, is governed by section 9. सेक्शन 9 के कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो नहीं, वो तो लायबल टू पे टैक्स ही आता है, चार्जेबिलिटी भी वहां पे ही आती अच्छा, है। एक काम कर, अजय अरोड़ा जी नमस्ते। अजय जी आप हैं? सर नए आए हैं क्या? हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ, यस अवेलेबल सर। हाँ, जी आपका ओपिनियन दीजिए। आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? नहीं, बिल्कुल सुनना था सर, बिल्कुल सुनना था सर। अभी मैं कुछ दिन रहूंगा साथ में। हाँ। मैं थोड़ा प्रिपेयर होके आऊंगा, तभी कुछ कमेंट कर पाऊंगा, प्लीज। अच्छा, अजय जी इनकम टैक्स के काफी अच्छे प्रैक्टिस करते हैं जी और अभी अन्वेष ने जो कहा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि डिप्रिसिएबल एसेट्स इवन इन लॉन्ग टर्म मोर देन 3 years इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जी and by selling that depreciable asset which has been hold for more than 3 years, क्या मैं उसका 54F का बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? आपका ओपिनियन क्या है उसमें? मिलना चाहिए सर, लेना चाहिए। लेना चाहिए। ओके, सो वी आर ऑल इन राइट डायरेक्शन। यस सर, यस। बिकॉज मोर देन 3 years का प्रॉपर्टी है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि वो पीरियड के हिसाब से डिफाइन करता है कैपिटल एसेट, और वो तो सेक्शन 50 डिमीनिंग प्रोविजन दिखाता है खाली बस। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैं अजय जी से पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग राइट डायरेक्शन में हैं अजय जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉजिकल भी है और कुछ जजमेंट्स भी हैं शायद उस पे। ओके, ठीक है अजय जी, थैंक यू। अन्वेष प्लीज। Now it is for us to see, जो जैसे राजेश जी ने बोला कि 93 fixes charge. No, 93 is not the section that can fix the charge. अच्छा, It can only fix liability to pay. देखिए, liable to pay is different. मान के चलिएगा कि I am a debtor of some supplier. वो सप्लायर अगर टैक्स ना दे, सो डिपार्टमेंट कैन सर्व नोटिस टू मी और डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप वो टैक्स जमा कर दो। उस हालत में भी मैं लायबल टू पे टैक्स बन सकता हूँ, लेकिन मैं चार्जेबल विद टैक्स नहीं हूँ। चार्जेबल विद टैक्स सिर्फ सप्लायर है। अगर वो सप्लायर मर जाए तो आई डोंट स्टेप इनटू द शू ऑफ सप्लायर, मैं सप्लायर नहीं बन सकता। तो इट इज अ ड्राफ्टिंग एरर दैट इज स्टिल देयर इन लॉ कि 73 is not worded sufficiently. तो person from whom the tax is recoverable is different from person chargeable with tax. 73 का नोटिस सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर इशू हो सकता है जो द पर्सन हु इज चार्जेबल टू टैक्स, सिर्फ चार्ज सेक्शन 9 दैट भी सेक्शन 7 से हो सकता है। सो 7 और 9 के भीतर ही हो सकता है, 93 के नीचे नहीं हो सकता है। 93 इज ओनली फॉर रिकवरिंग द मनी। सर 90 सेक्शन 9 एक बार दिखा देंगे, उसका वर्डिंग कैसा चार्जिंग वाला है? 9, हाँ, when we come here 9 लेवी है, राइट? लेवी एंड and collected as may be and either shall be paid by taxable person, and here they say that there shall be levied a tax. तो इधर लेवी क्रिएट होता है, इधर चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज लेवी के वर्ड से होता है। Yes. So this is for us to this thing, because we got one of the notices dropped to one of our client that was issued. The notice was issued to legal hai, but then we said that under 73 you cannot issue. We did not tell that under what section you are supposed to issue, but we said that 73 के नीचे हम नहीं आते. Officer invariably dropped the notice. So this is something for all the members to think for a day or two कि कम बैक हम नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एससीएन आने लगा है, जो आदमी मर गया उसके ऊपर एससीएन आने लगा है, तो वो वही अभी आदमी चला गया है तो फिर वो उसका तो मतलब होगा ही नहीं कुछ, लेकिन उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो वो 93 के हिसाब से तो लायबल हो जाता है टू पे टैक्स, लेकिन चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता। नहीं, और बाकी सेक्शंस में भी लिखा हुआ कि इफ द पर्सन डाइज then that legal heir cannot continue the business, उसको बिजनेस को बंद करके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ता है, वो अलाउ भी नहीं करता है। लेकिन 93 कह रहा है इफ ए बिजनेस इज कंटिन्यूड, तो इस तरह से नहीं सर, अपना जब रजिस्ट्रेशन लेता है ना, हाँ, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं सिलेक्ट करने का बॉक्स में, अच्छा, तो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, सक्सेशन ऑफ बिजनेस ऐसा टिक करते हैं हम लोग, तब जाके उसका फ्लो होता है वहां पे आईटीसी वगैरह सब कुछ। हाँ यस, और किसी दिन डिस्कस करते हैं हम लोग। सर, दिस इज वेरी गुड डिस्कशन ऑन सेक्शन 93 correspondingly with section 9 levy and chargeability and liability to pay tax, उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। एससीएन जो आदमी मर गया है उसके बाद एससीएन आता है उसके नाम पे, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीगल हेड जो होता है उसका, वो मतलब आगे बढ़ाता है केस को सबमिशन के लिए, तो उसका कैसे आएगा इम्पैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू अगेन सी अन्वेष, इट वाज अगेन ए वेरी गुड सेशन, सुपरलेटिव सेशंस, thoroughly I think every member enjoyed it. Powerful presentation, sir. Powerful presentation on the PowerPoint.
हाँ अविनेश जी इंजॉय किए कि नहीं, पहले क्वेश्चन तो ये है। क्या चीज? अविनेश जी को इंजॉय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अनुवेश जी को भी मजा आया ही है ऑब्वियसली। वो तो हिंदी में आया बहुत आया। हिंदी में सर बहुत मीठी हिंदी है यहाँ आपकी। पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो हैं जानकार इसमें ग्रुप में अपने हैं। इस चीज को लेकर मैं प्रशंसा करूंगा कि अगर किसी चीज का कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसमें जानकार हैं जो अच्छे जवाब आपको देंगे। करेक्ट। अच्छा मैं एक बात बता दूं, एक वीडियो बक्सेटी बोल रहा हूँ हाँ बख्शेटी जी सर। इसमें थोड़ा और डीप में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि दो नोटिफिकेशन भी है 2017 का। करेक्ट और सर। 2019 में एक 96 करके नोटिफिकेशन है, उसको भी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अन्वेष सर। ठीक है। अच्छा मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये जो अन्वेष जी के साथ हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं उसको हमने यूट्यूब में डाला। यूट्यूब में डालने के बाद एक कमेंट आ गया कि आप गलत बता रहे हैं सेक्शन कि 122 का नोटिस 126 से नहीं आता, मतलब कुछ कुछ कर रहे थे। मैं आपको सबको एक बात बता देता हूँ, दीज आर ओनली द डिस्कशंस। आपको अपना सेल्फ स्टडी करके यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। डोंट गो बाय डिस्कशन है, हमारा डिस्कशन है, इसको लीगल ओपिनियन थोड़ा है। हाँ लीगल ओपिनियन मत मानिए कि नहीं हम लोग जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से चले। हाँ हम लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं ताकि यू कैन टेक द पार्ट इन द डिस्कशन एंड यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। हमने शुरू में भी कह दिया था कि व्हाइल इंटरप्रेटिंग जीएसटी लॉ देयर विल ऑलवेज बी टू ओपिनियंस। हम लोग का ओपिनियन ये आ रहा निकल का, और फिर भी ओपिनियन कंक्लूसिव नहीं है कि कमेंट डाला सर जरा सा ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि देखें वो क्या डाल रहे हैं, उसका मतलब क्या था। नहीं हमको उसका वो गलत है कि हम गलत है? नहीं गलत नहीं। आज आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कैनन इंडिया में एक जजमेंट आया था जहां पर कहा डीआरआई इज नॉट ए प्रॉपर ऑफिसर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू पे आ गया और बोला नहीं वो तो इंटरप्रिटेशन का इशू तो हमेशा ही रहता है सर। अब हम वो हमेशा ही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोई सीए सीएस सीएमए का एग्जाम नहीं दिलवा रहे हैं बच्चों को जहां पर 1+1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये प्रैक्टिस है। करेक्ट। We don't want to prove ourselves। हम तो डिस्कस करके छोड़ेंगे, अपने पे लेना है लेगा नहीं लेगा। हाँ आपको हम तो इंटरप्रेट करते हैं ना, हम तो कोई कंस्ट्रक्ट नहीं देते ना। नहीं हम तो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किस ढंग से करना है वहां तक बस सोचते हैं। बस आर्ग्यूमेंट लेवल हमारा डेवलप करता है। नहीं बस हम वहीं तक सोचते हैं कि हमारा क्लाइंट कैसे बच सकता है, सामने वाले की बौद्धिक क्षमता कितनी है। करेक्ट। किसी को प्रूव नहीं करना है कि भाई नहीं हम ना टाइम नहीं बिगाड़ना है सर। प्रीतम जी। हाँ सर। क्या हुआ केस का आपका? सर डीएम को हम क्लाइंट ने बोले थे कि हम डिपॉजिट कर देंगे। हम बोले सर वो फीस गवर्नमेंट के मत दीजिए, हमको दे दीजिए। हाँ हम देखते हैं क्या करेंगे। आप साइन दे दिए, हम एफआईआर करते हैं आप पे। देन हमने एसपी को फोन किया। हाँ एसपी ऑफिस को फोन किए, एसपी को बोले, इसके बाद वो ऑफिसर को भी फोन किए कि आप वो आइटम क्यों उधर पकड़ के रखा है, जल्दी छर दीजिए नहीं तो आपको भी दिक्कत आ जाएगी। और इसका टाइम लिमिटेशन 10 तारीख तक था। उसके पास ये बिल है, इनवॉइस है, सब कुछ है, तो गाड़ी को छोड़िए। देन उसमें एक फॉल्ट था सर, उसका थोड़ा सा मिस्टेक था। हमने एक डिक्लेरेशन दिए थे, इनवॉइस नंबर यूए बिल में वो किए थे 75 और इनवॉइस जो दिए थे उसमें है 74। ठीक है। तो हमने बोल दिया कि सर आप उसका मेरा ह्यूमन एरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक में, मैनुअली बिल में कर रहा हूँ इसीलिए। ये मेरे पास बाकी सब ठीक है, नाम इनवॉइस वैल्यू सब कुछ ठीक है। देन सर वो गाड़ी को छोड़ दिए, कल 9 बजे तक छोड़े। वाह कमाल हो गया। ये 9 बजे लॉन्च होगा तो उनका फटने शुरू हो जाए। आपको पता है जब ये वाला डिस्कशन यूट्यूब में भी गया था, कल गया ना, एक कमेंट आया था धमकी वाला मेरे को, मैंने तो डिलीट कर दिया उस कमेंट को। अच्छा। उसने देखा पता नहीं कौन था, और हमने उसका टाइटल में ब्रेव जीएसटी ऑफिसर्स करके डाला और ऑफिसर के हाथ में ग्रेनेड पकड़ाया हुआ था, उसका थंबनेल था। तो उसने लिखा कि आप तो ये अमोनियम नाइट्राइड जो एक्सप्लोसिव है उसका रूट डिक्लेयर कर रहे हैं, या तो इसको प्राइवेट कीजिए या फिर डिलीट कीजिए। फिर यही प्रीतम जी हम लोग जो मेंबर्स लोग ने जो डिस्कशन करके निकाला था कि पुलिस ही एक रास्ता था जहां से आपका गाड़ी छूट, और कोई रास्ता नहीं। चलिए अच्छा है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते।